Hi guys. Now, since the notification of RBI Grade B 2025 examination is about to be released very soon, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है, सर कैन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ एंड क्रैक दिस ईयर्स एग्जामिनेशन और शुड आई प्रिपेयर फॉर 2026 एग्जामिनेशन। ये बहुत ही कॉमन डाउट है। जब भी स्टूडेंट से बात होती है वो हमेशा ये कंसर्न रेज करते हैं कि सर क्या मैं अभी इस एग्जाम के लिए रेडी हूं या मैं 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, कोई भी परफेक्ट डेट नहीं होती है। 2026 का जो ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप इस ईयर का एग्जाम दें या ना दें, चाहे इस ईयर की प्रिपरेशन करें या ना करें, 2026 इज ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। द थिंग इज कि आप यहां पर किस तरीके से स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ, एफर्ट के साथ 2025 एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और अपना वन क्रूशियल ईयर जो है उसे बचा सकते हैं। बात तो उस चीज की है। तो यहां पर आपको मेहनत ही करनी है गाइस, तो मेहनत करने से क्यों डरना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप 2026 के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो वो भी आपकी गलत फहमी, क्योंकि 2026 आने पर भी आपको लगेगा यार मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है, मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं, क्या मैं 2027 में एग्जाम दूं। ये क्वेश्चन हमेशा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। यही दिन परफेक्ट है, आज का ही डे परफेक्ट है। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और यहां पर 2025 पर फोकस करिए। एंड गाइस, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि यहां पर 2025 एग्जाम को क्लियर करना अभी भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नोटिफिकेशन के आसपास अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उस एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 2025 पर हमें फोकस करना है, 26 को अभी हमें भूल जाना है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो अभी आप सोच रहे हैं क्या मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अभी आपको क्या करना है, आपको एफर्ट लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ लगाना है, उस चीज के लिए हम आपके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप बस एक माइंडसेट रखिए कि मुझे 2025 में क्वालिफाई करना है। कैसे करना है उसका आंसर हम आपको देंगे यहाँ पर। राइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए और क्रैक करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 40 डेज तक आप किस तरीके से यहां पे प्रोसीड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहां पे एक चीज याद रखना है, कैन आई स्टार्ट नाउ एंड क्रैक दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। द आंसर इज ऑलवेज यस। हमेशा हमेशा मेरा आंसर यस रहेगा कि आप डेफिनेटली इसको यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं यहां पे स्टार्ट करके क्रैक कर सकता हूं, देन डेफिनेटली कर सकते हैं। बात रही स्ट्रैटेजी की, बात रही गाइडेंस की, बात रही स्टडी प्लान की, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी इज द कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन क्लियर दिस ईयर एग्जामिनेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं इस ईयर के एग्जाम के लिए, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर नाउ। यहां पे सबसे पहली चीज सिलेबस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा बिल्कुल 0 to 100, एक एक चीज मैं कवर करूंगा डीप में जाकर, तो वो चीज अब पॉसिबल नहीं है। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पे राइट स्ट्रैटेजी विल बी कि आपको यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, और उन्हें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि यहां पर वो एग्जाम में आएंगे और उन्हें आप यहां पे क्रैक कर देंगे। नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर प्रिपेयर करना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस यहां पे छोड़ देना है, बट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते हुए आपको यहां पे प्रोसीड करना है। नंबर सेकंड इज द प्रीवियस ईयर पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से पता चलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेंगे। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेंगे आपको। ठीक है, किसी टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, पीवाईक्यूज ही आपको यहां पर बताएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और कई बार तो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंग्वेज चेंज करके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस 4-5 ईयर्स के यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें सॉल्व कर लें। ठीक है, ये सेकंड चीज है जो अभी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो गलती करते हैं, दैट इज लिमिटेड सोर्सेस। गाइस, यहाँ पे जो प्रिपरेशन को जो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं। हमें लगता है यार बहुत टफ है, बहुत कम कट ऑफ रहती है इसकी। ठीक है,
कट ऑफ यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है, ये सारी चीजें हमने खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है गाइस। ठीक है, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं जितना डिफिकल्ट हमने बनाया हुआ है। क्यों? हमें लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज करने चाहिए, हमें वीडियोस देखना चाहिए, हमें बुक रेफर करनी चाहिए। ठीक है, हमें 2-3 बुक्स रेफर करना चाहिए, अलग अलग चैनल से अलग अलग कोर्सेज होने चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए गाइस आपको, लिमिटेड सोर्सेज। जितने ज्यादा सोर्सेज आपके लिमिटेड होंगे उतना ज्यादा आप प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आपकी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप एक सोर्स रेफर करते हैं तो आप उसे जल्दी फिनिश भी कर सकते हैं और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिवीजन का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। आप चाहे पूरा सिलेबस खत्म कर लें, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो अगर लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे, हर सब्जेक्ट का आपने एक सोर्स ही रखा हुआ है, बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी होगी और साथ ही साथ रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और मल्टीपल रिवीजन करते करते आपको सारी चीजें जो है वो रिटेन हो जाएंगी। दिस इज द थर्ड फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ। फोर्थ इज द प्रैक्टिस आंसर राइटिंग गाइस। हमेशा आंसर राइटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल यहाँ पे। ठीक है, 67% का वेटेज है आपका इसका फेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन में। अगर आपकी कमांड इस 67% पर है ही नहीं तो फिर आप सिलेक्शन कैसे इंश्योर करेंगे? राइट तो यहां पे एक चीज इंश्योर करना है, जो भी टाइम है आपके पास डेली 15 से 20 मिनट्स, इतना टाइम तो आई थिंक आप दे ही सकते हैं। ठीक है, डेली सिर्फ एक आंसर लिखना है आपको, एक से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ डेली वन आंसर। यू हैव टू राइट सिंगल आंसर एवरी डे विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी डाउट। आपको बस एक आंसर लिखना है। एंड बिलीव मी आफ्टर राइटिंग 30-40 आंसर्स आपका जो लेवल रहेगा वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेज 1 के बाद आंसर राइटिंग कर लूंगा, जी नहीं, फेज 1 के बाद यू विल बी हैविंग अराउंड 25 to 30 डेज मैक्सिमम। इस बीच में आपके लिए आंसर राइटिंग पर फोकस कर पाना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके सामने बहुत प्रेशर रहेगा। सारे सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, उन्हें रिवाइज भी करना है, उनके मॉक्स भी देने हैं। आंसर राइटिंग बहुत पीछे छूट जाएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्जामिनेशन का। तो गाइस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अवॉइड मत करिए। जिन लोगों ने इसे निगलेक्ट किया है उन्होंने यहाँ पे जरूर उसकी सजा पाई है। आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, यहाँ से प्रिपरेशन करनी है डेली 15 to 20 मिनट्स, उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं आपको। इतना टाइम दीजिए, बिलीव मी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत आगे चला जाएगा, साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन में लेवल अप कर जाएंगे। नेक्स्ट इज द रिवीजन। आई टोल्ड यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिवीजन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। नो मैटर कि आपने कितना जल्दी सिलेबस खत्म किया है, कितनी सारी चीजों को पढ़ा है, अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया है तो डेफिनेटली उसमें से एक बहुत बड़ा जो प्रपोर्शन है वो आपका यहाँ पे स्किप हो जाएगा आपके माइंड से। आप उसे रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो रिवीजन जितने ज्यादा टाइम्स आप कर सके, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। रिवीजन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। और रिवीजन आपको हमेशा पीरियोडिक रिवीजन करना चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ पीरियोडिक रिवीजन मतलब आपको यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए हर कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल ईएसआई में, तो ईएसआई में आपने सोचा मैंने 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, देन आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उनको रिवाइज कर लूंगा। फिर उन टॉपिक्स को अगेन आप 15-20 डेज बाद रिवाइज कर लीजिए, फिर अगेन उसके 30 डेज बाद रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप रिवीजन स्ट्रैटेजी रखेंगे तो टॉपिक कभी भी नहीं स्किप होगा आपके माइंड से, और हमेशा परमानेंटली वो चीजें हो रिटेन हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, और इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज के वीडियोस वगैरह ना देखें। राइट, जो वीडियोस आप रेफर करते हैं, आपके पास कोई भी कोर्स हो, कोर्स ना हो, यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी हो, वीडियोस मत देखिए, क्योंकि वीडियोस में आपका टाइम बहुत जाता है। रेफर करिए यहाँ पे जो भी, अगर आपके पास कोई नोट्स हो, पीडीएफ हो, कोई भी कंपाइलेशन हो, मैगजीन हो, उन्हें रेफर करिए, उनके थ्रू प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, देन फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए वीडियो रेफर कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये रखनी कि मैं वीडियो रेफर नहीं करूंगा, आई विल ओनली बी रेफरिंग द नोट्स। नोट्स पढ़ने से क्या होगा, एक तो चीजें आपको समझ में भी आएंगी, प्लस यू विल बी हैविंग एडिशनल फॉर्डर मटेरियल दैट यू कैन यूज इन द आंसर राइटिंग पार्ट ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब टाइम आपके पास कम बचा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, but according to me this is the most important thing that you have to focus in the preparation of any examination, that is mocks guys। mocks आपको देने ही देने हैं, नो मैटर कि यहाँ पे आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, नो मैटर कि आपको लग रहा है कि यार ये तो सब्जेक्ट मुझसे बहुत अच्छे से आता है, मॉक्स हमेशा देने हैं। आप एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका ही आप मॉक्स, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, बिलीव मी आप यहाँ में से 10 में से आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप गलत अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास कोई कंसेप्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, एंड देन वी गेट कंफ्यूज कि यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और यहीं पर मिस्टेक होती है। सो इसके लिए
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट गिव द मॉक्स। मॉक्स दीजिए, वहां से आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, जैसे कि आपको कितने राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है, 2 राउंड्स 3 राउंड्स में, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक कितनी अप्लाई करनी है और आपके लिए कितना काम कर रही है, ठीक है। फर्दर और चीजें, गेसिंग आपके लिए कितना काम कर रहा है, राइट, ब्लाइंड गेस आपके लिए कितना काम कर रहा है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें एग्जाम हॉल में नहीं करने हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें पहले ही मॉक्स में करने हैं, ताकि एक प्रॉपर फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी आपके लिए रेडी हो सके और उसे आप एग्जैक्टली जाकर उस स्ट्रेटेजी को सीधा सीधा इंप्लीमेंट कर दें एग्जामिनेशन हॉल में। गॉट इट। तो ये पॉइंटर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन नाउ एंड इफ यू वांट टू क्रैक दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। नाउ यहां पर आई टोल्ड यू कि यहां पे नेक्स्ट 40 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करते हैं यहां पे। तो अगले 40 डेज में आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 40 डेज को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 10 पार्ट्स में यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है। सो फर्स्ट टू 10th डे में आप क्या कर सकते हैं, पहले 10 डेज में आप यहाँ पे रीजनिंग और मैनेजमेंट आपको फिनिश करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या 10 दिन में ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपका माइंड सेट है कि आप 0 to 100 ईच एंड एवरीथिंग करना चाहते हैं, देन तो फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि आप स्मार्ट वर्क करके एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यहां पर डुएबल है, ठीक है। तो पहले 10 दिन में आपको यहाँ पर रीजनिंग और मैनेजमेंट, और हमेशा मैं बोलता हूं कि फेज 1 फेज 2 साइमल्टेनियसली आपको लेकर चलने हैं, कोई भी फेज आपको नहीं छोड़ना है। दोनों फेज में से एक एक कंपोनेंट पिक करना है और उसको आपको प्रिपरेशन करनी है। करंट अफेयर्स तो मैं मानता हूं कि ये पेरिनियल है, आपको ये हमेशा प्रिपेयर करते रहना है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। प्रिपरेशन आप हमेशा, ज्यादा नहीं, आप अगर 1 आवर भी डेली दे रहे हैं, ठीक है, 1 आवर आप डेली दे रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, दैट वुड बी इनफ, बट यहाँ पे गैप नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सेपरेट कंपोनेंट कंसीडर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पेरिनियल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में, जो इनिशियल 10 डेज रहेंगे, वहां पे रीजनिंग और मैनेजमेंट आप फिनिश करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज में आपको यहाँ पे क्वांट और फाइनेंस को करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स विल कंटिन्यू, यहाँ पे मंथ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मंथ भी आप मंथ के अकॉर्डिंग जो मैंने मेंशन किया आप उसे यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो उस अगले 10 डेज में क्वांट और फाइनेंस, उसके नेक्स्ट 10 डेज में बेसिकली आपको यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट का रिवीजन करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक्स आप ना कर पाए हो, आपको कुछ टॉपिक अच्छे से रिटेन ना हुए हो, तो कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे 10 डेज का बफर है, ठीक है। 10 डेज का बफर है जहां पर आप क्वांट और रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं। वाई आई एम फोकसिंग टू मच ऑन क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होते। करंट अफेयर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश वाला कंपोनेंट जनरली कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग में आपको फोकस रखना है। 10 डेज दोनों के लिए दिए हुए हैं, साथ ही साथ 10 एडिशनल डेज हैं जहां पर यू कैन मेक द रिवीजन ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट। साथ में यहाँ पे 10 डेज में ईएसआई कर लीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इन 10 डेज में आपका फाइनेंस या मैनेजमेंट में से कुछ टॉपिक छूट रहा है, तो पहले इन 10 डेज में यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लीजिए, ईएसआई को यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने कर लिया, प्रीवियस जो आपके स्लॉट थे 10 डेज के, वहां पे अगर आपने मैनेजमेंट फाइनेंस कर लिया, देन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, देन यहाँ 21st to 30th डे वाले में आपको यहाँ पे उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, ईएसआई को रहने दीजिए। गॉट इट। नेक्स्ट जो 10 डेज रहेंगे 31st to 40th डे का, वो यहां पर क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स इन दोनों के देने हैं। मैं चाहता हूं कि ये कंपोनेंट ऐसे हो जाएं ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें और कट ऑफ से एटलीस्ट 5 मार्क्स से ज्यादा, एटलीस्ट 5 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आपके स्कोर आए वहां पर, ताकि आप इमीडिएटली फेज 1 के बाद कॉन्फिडेंट रहें कि यस आई विल बी क्लियरिंग फेज 1 दिस ईयर एंड नाउ आई शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर फेज 2। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। उसी के लिए बेसिकली यहाँ पे अगले 40 डेज के लिए मैंने आपसे बोला है कि क्वांट और रीजनिंग तो आपका चलता ही रहेगा, चाहे वो रिवीजन के फॉर्म में हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक्स के फॉर्म में हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट का रिवीजन आप करिए, राइट। फाइनेंस और मैनेजमेंट का रिवीजन करिए। तो यहां पर मैंने आपसे बोला है कि फाइनेंस और मैनेजमेंट आपने अगर कुछ नहीं कर पाया तो आप यहां पे उसको टॉपिक को ऐड कर सकते हैं और ईएसआई कुछ हद तक कर लीजिए, ठीक है। अगर यहां पर हो गया तो फिर आप फाइनेंस और मैनेजमेंट को यहां पे लास्ट जो 10 डेज का स्लॉट है वहां पर आप इसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अगर यहां पर रिवीजन भी हो गया तो आप ईएसआई भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस वो आपको करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से यहाँ पे सिलेबस आप कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। करंट अफेयर्स विल कंटिन्यू और उसके बाद यहाँ पे 41 डे ऑनवर्ड्स आपके पास जो बफर पीरियड रहेगा वहां पे आपको पूरा फोकस 2 चीजों पर रखना है, सिर्फ रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक्स, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस बीच में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट से लेके, ठीक है, फर्स्ट से लेके हम जो 40th डे तक की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन इस बीच में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आ गए तब भी आप कंटिन्यू करिएगा, इसको ब्रेक मत करिएगा। ये जो पूरा 40 डेज का प्लान यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं इसे ब्रेक मत करिएगा, ठीक है, इसको कंटिन्यू करिएगा, कोई बात नहीं। आपको नोटिफिकेशन से फेज 1 के बीच में लगभग लगभग 50-60 डेज का टाइम मिलता है आपको। सो डोंट वरी, ये प्लान आपका फेल नहीं होगा, प्लान आपका डेफिनेटली काम करेगा। 41st डे के बाद से आपको यहाँ पे रिवीजन और फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, ठीक है। इस बीच अगर नोटिफिकेशन आ गया तो यहाँ पे मैं फर्दर एक सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर अभी आप फर्दर किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन और फेज 1 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे आपको किस तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज करना है। गॉट इट? सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो वी हैव लॉन्च दिस आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर बैच 2025। इसे हमने लॉन्च किया है, जहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। यहाँ पर आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट। सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द clearing of this examination. The link of the course is given in the description of the video. वहां पर जाइए, क्लिक करिए, सी ऑल द डिलीवरेबल, सारे डिलीवरेबल्स देखिए, चाहे वो डेमो क्लासेस हो, चाहे वो स्टडी नोट्स हो, सारी चीजें यहाँ पर देखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यहाँ पर अभी आपके पास हम यहाँ पे 6 और 7 जून को हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाली जो सेल है आपकी, दैट इज सिलेक्शन मुबारक ई सेल है। और इसमें आपको मिलेगा 65% प्लस 45% ऑफ। और ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 7699 पर 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोर्स है वो आपकी 2025 में तो हेल्प करेगा ही, 2026 के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की रहने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस प्राइस पर ये कोर्स चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, प्रकाश, जो कि मेरा नाम है, और ये कूपन कोड की तरह भी काम करेगा। कूपन कोड आपको कहाँ अप्लाई करना है, सेम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहीं पर पेमेंट की भी इंफॉर्मेशन है, वहीं पर कूपन कोड की भी इंफॉर्मेशन है, वहीं पर कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, तभी उसके बाद आपको इस प्राइस पर कोर्स मिल पाएगा गाइस, ठीक है। तो मेरा नाम प्रकाश है, कूपन कोड भी यही है, इसको याद रखिएगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे टच में रहना चाहते हैं, कुछ कनेक्ट बनाना चाहते हैं गाइस, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपकी, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरीज, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। So we'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning guys, bye bye, Jai Hind.